नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ खबरों में अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, जहां रूस को पहुंचा है बड़ा नुकसान। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को उड़ा दिया है। वोल्डर में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो रूस में बॉर्डर गार्ड डे का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन क्रेमलिन में आपात बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि नाटो ने रूस पर परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट में दर्ज है कि नाटो देश 10 चरणों में रूस पर परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन में फ्रांस की फौज तैनाती पर अंतिम मुहर लग चुकी है। रूसी बॉर्डर के करीब नाटो के परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं। रूस की समुद्री सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइलों के साथ पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। देखिए क्या है नाटो का परमाणु ब्लूप्रिंट और कैसे ये रूस, यूरोप और अमेरिका सबको भस्म कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के अंतिम अध्याय की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका का ब्लूप्रिंट है रूस विनाश के साथ युद्ध का अंत, और इसके लिए 10 चरण तैयार हो चुके हैं। नेटो ने रूस पर परमाणु आक्रमण करने की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। इस परमाणु युद्ध के 3 चेहरे हैं। सबसे पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, दूसरा चेहरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और तीसरा चेहरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नेटो संगठन की तीनों परमाणु शक्तियों ने रूस पर हमले का रोड मैप तैयार कर लिया है। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की सीक्रेट रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है। यह है रूस की खुफिया एजेंसी के फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर कुलिशोव। कुलिशोव ने क्रेमलिन के सामने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नेटो सेनाएं रूसी बॉर्डर के करीब परमाणु हमले का अभ्यास कर रही हैं। रूसी बॉर्डर के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण बहुत तेज हो गया है। नेटो सेनाओं की कॉम्बैट ट्रेनिंग 24 घंटे जारी है। रूसी जमीन पर हमले का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा, संप्रभुता पर सबसे गंभीर खतरा है। 28 मई को रूस में बॉर्डर गार्ड डे होता है, और इसी दिन सीमा सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट में यह जिक्र है कि रूस पर परमाणु हमले की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो ने 10 चरण का प्लान तैयार किया है। इसका पहला चरण यूक्रेन से शुरू हो रहा है। नेटो देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाने वाली हैं। इसके बाद यूक्रेनी मिसाइलों की रेंज में पूरा रूस आ जाएगा। अभी यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भविष्य में यूक्रेन के जरिए नेटो की मिसाइलें मॉस्को के व्लादिवोस्तोक तक बरस सकती हैं।
यूक्रेन से हमले कराने के बाद युद्ध भड़कते ही दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में नेटो सेनाओं को युद्ध में उतारने का प्लान तैयार किया गया है। फ्रांस की सेना यूक्रेन में तैनात होने वाली है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस सैनिक प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन जाएंगे। ये यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन प्लान सिर्फ यही नहीं है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, वो भी रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब। बाल्टिक से नॉर्डिक तक नेटो सेना पोजीशन ले चुकी है और इसके साथ ही परमाणु हथियारों की तैनाती भी कर दी गई है। अमेरिका सहित फ्रांस और ब्रिटेन ने यूरोप में एटमी मिसाइलें पहुंचा दी हैं। अमेरिका ने फिनलैंड और स्वीडन में नए बेस तैयार किए हैं। इन बेस पर सीक्रेट तरीके से B-61-3 एटम बम तैनात करने की रिपोर्ट है। इसके अलावा पोलैंड के नेटो बेस पर भी परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर 15 B-61-3 एटम बम तैनात किए जा चुके हैं। FSB की रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि रूसी सीमा के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण तेज हुआ है और इसके पीछे भी अमेरिका की रणनीति है। दरअसल अमेरिका उन जगहों की मैपिंग कर रहा है जहां परमाणु हमला करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। नेटो ने परमाणु टारगेट भी लॉक कर दिए हैं। 28 मई को काला सागर तट पर बने पुतिन के महल पर हमला किया गया है। पुतिन के महल पर कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया गया, जो महज कुछ 100 मीटर ही दूर गिरा। पेंटागन ये मानकर चल रहा है कि रूस पर परमाणु हमले के बाद पलटवार निश्चित है और इसीलिए न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारियां हो रही हैं। यूक्रेन के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रिल शुरू कर दी है। राहत बचाव एजेंसियां न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार हो चुकी हैं। न्यूक्लियर हमले के बाद लोगों को बचाने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका ने परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट, टारगेट लॉक और इमरजेंसी गाइडलाइन तैयार कर ली है। अब नेटो देशों को भी वॉर प्लान में शामिल किया जा रहा है। नेटो संविधान के मुताबिक सभी सदस्यों को परमाणु हमले का ब्यौरा देना जरूरी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इस प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। नेटो देशों से सहमति मिलते ही रूस पर परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और 10वां चरण होगा बाइडेन का एटमी कोड रिलीज करना। FSB की रिपोर्ट मिलने के बाद रूस ने भी अपने न्यूक्लियर ट्राइड यानी जल, थल और वायु सेना को परमाणु हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो पलटवार निश्चित है। रूस के टारगेट पर पूरा यूरोप और अमेरिका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जिन अटैक ड्रोन की सप्लाई हुई, मौजूदा वक्त में वही विस्फोटक ड्रोन रूस के लिए काल बन चुके हैं। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहर धधक रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमले को अंजाम दे रही है। कजाकिस्तान से सटा रूसी प्रांत ड्रोन बारिश से थर्रा उठा है।
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे यूक्रेनी ड्रोन बैटल ग्राउंड में इतने विनाशक साबित हो रहे हैं? क्यों रूसी डिफेंस इन ड्रोन को रोक पाने में नाकाम है? देखिए रिपोर्ट। कहीं रडार सिस्टम तबाह हुआ तो कहीं गैस स्टेशन में बारूदी गुबार उठा, कहीं अनाज के गोदाम हमले में राख हुए तो कहीं रूसी ब्रिगेड का हथियार डिपो ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार से ध्वस्त हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट, आग का गुबार और बारूद से सना धुआं। तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमी से सामने आई हैं। जहां यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने प्रचंड तांडव मचाया। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को दहलाया। बीती रात यूक्रेन की विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक मॉस्को में एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन की स्ट्राइक, अजोव पोर्ट पर रूस का अनाज गोदाम ड्रोन हमले में राख, क्रास्नोदर में रूस के न्यूक्लियर सेंटर पर ड्रोन से प्रहार, ओराल में ड्रोन हमले में रूस का गैस स्टेशन तबाह, ओरेनबर्ग प्रांत में रूसी वोरोनिश M रडार सिस्टम ध्वस्त। हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 27 महीने पहले रूस ने यूक्रेन की सरजमी पर साम्राज्य विस्तार के इरादे से युद्ध छेड़ा। मगर आज की तारीख में रूस की जमीन पर ही युद्ध का विस्तार हो चुका है। राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस का इलाका ड्रोन हमलों से धधक रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेनी ब्रिगेड सिर्फ मॉस्को या फिर पश्चिमी रूस के इलाकों पर ड्रोन हमले नहीं कर रही, बल्कि बीती रात यूक्रेन के बारूदी उड़नदस्तों ने कीव से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के ओरेनबर्ग प्रांत में रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। रूस का ओरेनबर्ग प्रांत कजाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी छोर पर मौजूद है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेनी ड्रोन कैसे रूस के खिलाफ जंग के सबसे कारगर, किफायती और विनाशक हथियार बन चुके हैं। कैसे रूसी डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। दरअसल 2022 से अब तक यूक्रेन ने ड्रोन विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। और इसके प्रमाण रूस की जमीन पर आग, धुआं और लपटें बनकर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि यूक्रेन हमले के लिए किन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे रूसी धरती को बारूद से सुलगाया जा रहा है। यूक्रेन का मुख्य ड्रोन यूजे कंपनी बनाती है। इसमें पहला ड्रोन UJ-22 एयरबॉर्न है। यह यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। UJ-22 कामिकाज़ी ड्रोन 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और करीब 800 किलोमीटर दूर तक हमले भी कर सकता है। इसी सीरीज का दूसरा ड्रोन है UJ-25 स्काईलाइन। इसे भी यूक्रेन में बनाया गया है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। यूजे सीरीज का तीसरा ड्रोन है UJ-26 वीवर।
इसे भी यूक्रेनी कंपनी ने ही बनाया है। ये 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। अगला ड्रोन है ल्यूटी। इसे तुर्की से मिले बारकतार ड्रोन से कॉपी करके बनाया गया है। ये ड्रोन 20 किलोग्राम बारूद लेकर 300 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम है। यूक्रेन ने चाइनीज ड्रोन से विकसित करके AQ400 ड्रोन भी तैयार किया है। इसकी पेलोड क्षमता 32 किलोग्राम तक की है और ये ड्रोन 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकता है। लॉर्ड नाम का ड्रोन यूक्रेन को स्वीडन से मिला है, जो कि 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले करने की ताकत है। एक बड़ी खबर है, रूसी सेना के जैपिड ग्रुप का एक्शन। रूसी सेना का MLRS से भीषण हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट खत्म हो गई। यूक्रेन के 14 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। गाजा में इजरायल ने बारूद की ताकत दिखाई तो ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने भी इजरायल से बदला लिया। हूती ने लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमेरिका और इजरायल के 3 जहाज और 2 युद्धपोत को निशाना बनाया गया। एक साथ प्लान बनाकर किए गए इस हमले में हूती, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक समय में प्रहार किया। लेबनान से ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट की बरसात कर दी गई। इस्लामिक रेजिस्टेंस भी कामिकाजी ड्रोन से इजरायली बेस पर हमला किया। माना जा रहा है कि इजरायल पर हमलों की शुरुआत रूस के इशारे पर हुई है और रूस वैगनर फोर्स के जरिए प्रॉक्सी संगठनों को घातक हथियारों से लैस कर दिया है। लाल सागर के ऊपर फिर गरजी मिसाइल। हिंद महासागर में भी ड्रोन और मिसाइलों से दहशत। हूती के इरादे और शक्ति प्रदर्शन ने फिर अमेरिका और इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि इराक और लेबनान से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ताबड़तोड़ हमले हुए। इजराइल के खिलाफ बारूदी अभियान में शामिल था यमन से हूती, लेबनान से हिजबुल्लाह और इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने साबित कर दिया कि गाजा में इजराइल के हमले की रफ्तार बढ़ते ही इजराइल को बारूदी प्रहार का सामना करना पड़ेगा। आपको इजराइल पर हुए हमलों की डिटेल बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि सोमवार को अचानक तमाम प्रॉक्सी संगठनों ने अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक दी। इजराइल के विमानों ने राफा में बमबारी की थी। राफा के शिविरों में बमबारी में 50 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भी बम गिराए गए। इजराइल के इस हमले के बाद ही ईरानी प्रॉक्सी संगठन एक्शन में आ गए और 3 मोर्चों से इजराइल के खिलाफ बदले वाले हमले की शुरुआत कर दी गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट से हमले किए। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमलों की शुरुआत की। हूती ने भी अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमले किए। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हमले कामयाब भी रहे क्योंकि अब इन संगठनों तक घातक हथियार पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की रणनीति में ईरानी प्रॉक्सी की एंट्री के बाद तमाम संगठनों तक हथियारों की खेप भेजी गई है।
रिपोर्ट में दावा है कि रूसी वैगनर फोर्स ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के संपर्क में है। वैगनर फोर्स के जरिए ही पुतिन के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हथियार प्रॉक्सी संगठनों को दिए गए हैं। राफा में इजराइल की बमबारी की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं, लेकिन इसका बदला हूती ने किस तरह लिया, इसकी तस्वीरें गहरे और विशाल महासागर से नहीं आ सकी। हूती ने इस बार सिर्फ कार्गो शिप नहीं बल्कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को भी निशाना बनाया है। आपको दिखाते हैं कि हूती के हमले कहां और कैसे किए गए। हूती का पहला हमला हिंद महासागर में हुआ। यहां अमेरिकी कार्गो शिप लारेगो डेजर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया। हिंद महासागर में ही एक इजरायली कार्गो शिप को टारगेट किया गया। इस शिप का नाम MSC मेचेला है। इसके बाद लाल सागर में भी हूती की मिसाइल और ड्रोन ने कहर बरपाया। यहां मिनर्वा लिसा नाम के जहाज पर हमला किया गया। लाल सागर में कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए तैनात 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती ने हमला किया। इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है यह अभी तक साफ नहीं है। समुद्र से हूती के हमलों की जानकारी तेल अवीव और पेंटागन तक पहुंच रही थी। तो दूसरी तरफ इजराइल की जमीन पर भी धमाकों की शुरुआत हो चुकी थी। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह वीडियो जारी किया है। इसमें एक के बाद एक 3 कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च होते हैं। ये 3 ड्रोन इजराइल के इलियाद बेस को टारगेट करके लॉन्च किए गए। दावा है कि इलियाद में इजरायली बेस पर इन हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। इलियाद पर ड्रोन अटैक के बाद इजरायली एयर डिफेंस एक्टिव कर दिए गए। हालांकि तीनों कामिकाज़े ड्रोन नष्ट हुए या नहीं, इस पर इजराइल की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों पर पूरी ताकत से हमला किया। एक बार में इतने रॉकेट और मिसाइलें दाग दी गईं कि उसे रोक पाना आयरन डोम की क्षमता से बाहर हो गया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल के मेरोन इलाके में कई मिसाइलें गिरी और जोरदार धमाके के बाद कई इमारतों में आग लग गई। मेरोन से बहुत ज्यादा तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा है कि इजरायली शहर में 1 दर्जन से अधिक धमाके हुए। हिजबुल्लाह अब रॉकेट नहीं मिसाइलों से हमले कर रहा है। मिसाइल धमाकों की वजह से बहुत बड़ा इलाका तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल से इजराइल के किरियत शिमोना इलाके में भी कई धमाके हुए और जगह जगह आग लग गई। इजराइल ने इसके बाद हिजबुल्लाह के लॉन्च पॉइंट्स का पता लगाया और फिर वायु सेना से पलटवार शुरू किया। हिजबुल्लाह के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल से फिर कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और फिर लेबनान में कई बम धमाके हुए। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। गाजा में हमास के ठिकानों से नॉर्थ कोरिया के हथियार मिलने के बाद यह साफ हो गया था कि पुतिन प्रॉक्सी संगठनों को पूरी मदद कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन ने उस वक्त हमले की शुरुआत की है जब अमेरिका ताइवान के फ्रंट पर उलझने लगा है। खार्किव पर हमले ने भी अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ही रूस के इशारे पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले की शुरुआत की है। सिर्फ पुतिन ने नहीं, प्रॉक्सी संगठनों को चीन से भी मदद मिल रही है। सीरिया में वैगनर ग्रुप के जरिए हथियार पहुंच रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह को चीन के हथियार दिए गए हैं। अब अमेरिका एक बार फिर हूती के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है और माना जा रहा है कि यमन में फिर हवाई हमले का दौर शुरू हो सकता है।
दूसरी तरफ लेबनान में भी इजराइल हमले तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर है, दक्षिणी डोनेट्स्क में रूस का विध्वंसक हमला, रूस की आर्टिलरी यूनिट का जोरदार अटैक। रूस ने यूक्रेनी सेना के गढ़ को तबाह किया है। हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म। तो देखिए, रूस की आर्टिलरी यूनिट का जोरदार हमला हुआ है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद जो वीडियो जारी किया गया है, जोरदार धमाके के बाद से कैसे पूरा इलाका दहल उठा है। यूक्रेन युद्ध के साथ ही पुतिन बाल्टिक मिशन शुरू करने जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर एक साथ 4 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। रूस ने इन देशों से सटी रूस और बेलारूस की सरहद पर अपनी न्यूक्लियर फोर्स भेज दी है। इस बात से न सिर्फ बाल्टिक देशों में बल्कि बाल्टिक नाटो में भी खलबली मच गई है। पोलैंड ने तो बेलारूस से लगती अपनी सीमा पर अभेद दीवार बनाना भी शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या जून में पुतिन का बाल्टिक अभियान लॉन्च होने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। युद्ध की इस ज्वाला में बाल्टिक देश जलने जा रहे हैं। रूसी सेना 1 जून को बाल्टिक पर आक्रमण कर सकती है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। क्रेमलिन की तरफ से आदेश जारी होगा और इसी के साथ रूसी सेना पुतिन के ऑपरेशन बाल्टिक को लॉन्च कर देगी। पुतिन की टारगेट पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। ये तीनों देश सोवियत संघ से अलग होकर नेटो में शामिल हो गए थे। अब पुतिन इन तीनों देशों का फिर से रूस में विलय कराना चाहते हैं। रूसी सेना एस्टोनिया के नर्वा, लातविया के डौगावपिल्स और लिथुआनिया के क्लाइपेदा शहर पर हमला करने वाली है। सबसे पहले तीनों देशों के इन तीनों शहरों पर हमला होगा। इसके बाद तीनों बाल्टिक देशों पर कब्जे का अभियान शुरू हो सकता है। क्रेमलिन के बाल्टिक प्लान का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सेना के टैंक कमांडर निकोले प्लोतनिकोव ने किया। एक इंटरव्यू में रूसी टैंक कमांडर ने कहा कि रूस को हमला कर एस्टोनिया के नर्वा, लातविया के डौगावपिल्स और लिथुआनिया के क्लाइपेदा पर कब्जा कर लेना चाहिए। निकोल ने यह भी कहा कि अगर बाल्टिक देशों ने यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं किया तो रूस उनका वजूद मिटा देगा। इस धमकी और रूस के बाल्टिक प्लान का खुलासा हुआ तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के साथ साथ पोलैंड भी दहशत से भर गया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने रूस को एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। बाल्टिक देश इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि बेलारूस और रूस की सेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। ये वॉर ड्रिल 31 मई तक चलेगी। माना जा रहा है कि ये बाल्टिक देशों पर हमले की प्रैक्टिस है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों से लगती अपनी सीमा पर रूस ने न्यूक्लियर फोर्स तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन के न्यूक्लियर फोर्स एटमी हमले की प्लानिंग कर रही है। वहीं रूस ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है।
बेलारूस से लगती पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया की सीमा पर भी परमाणु सेना तैनात कर दी गई है। रूस के इस कदम से पोलैंड में हड़कंप मच गया है। पोलैंड अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ सेना को मजबूत बना रहा है, बल्कि बेलारूस से लगती अपनी सीमा को भी अभेद्य बनाने जा रहा है। इसके लिए पोलैंड बेलारूस से लगती सीमा पर ऊंची दीवार बनाने जा रहा है। nas przed atakami ze wschodu, tymi potencjalnymi, ale która przede wszystkim będzie miała za zadanie odstraszyć wroga. इस तस्वीर को देखिए। पोलैंड की सीमा बेलारूस से 418 किलोमीटर लगती है। पोलैंड अपनी सरहद पर इसी तरह से बड़े और ऊंचे पत्थरों की दीवार बना रहा है।